अगले दिन सुबह जब सलून में विजय अपने काम में व्यस्त था, तब उसका मालिक उससे पूछता है, अरे विजय, ये मोहन कहीं दिखाई नहीं दे रहा, दुकान नहीं आया क्या वो आज? विजय बताता है, पता नहीं महेश दादा, आज सुबह से उसे देखा नहीं। उसके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए लेट हो गया हो शायद। विजय ने इतना कहा ही था कि तभी वहां पर मोहन आता है। उसे देखकर सलून का मालिक महेश उस पर ताना कसते हुए व्यंग से कहता है, अरे आइए सर आइए, ये दुकान तो आप ही की वजह से चल रही है, अगर आप ना हो तो फिर हमारा क्या होगा? महेश उसे घूर रहा था। सलून में मौजूद सभी लोग मोहन की तरफ देखने लगे। मोहन खामोश खड़ा रहता है। उसे देखकर महेश के मिजाज बदल जाते हैं। वो गुस्से से पूछता है, कहाँ था तू और इतनी देर से क्यों आया? सबके सामने महेश ने उसे डांटा, इसलिए मोहन को शर्म महसूस हो रही थी। मोहन माफी मांगते हुए कहता है, सॉरी महेश दादा, मुझे देर हो गई, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। उस पर रौब जमाते हुए महेश कहता है, देख मोहन, अगर तू दोबारा देर से आया तो मैं तुझे काम से निकाल बाहर करूंगा। समझ में आई बात? चल अब काम पे लग। मोहन मन में सोचता है, ये महेश अपने आप को बड़ा धन्ना सेठ समझता है। इसे अपने कारीगरों की बिल्कुल भी कदर नहीं, हमेशा सबके सामने बेइज्जत करता है। एक बार हमें वो गुप्त धन मिल जाए, तब दिखाऊंगा इसे, अच्छा सबक सिखाऊंगा फिर। ये बात सच थी कि उनका मालिक महेश एक सधन लेकिन बहुत ही असभ्य, अशिष्ट और बदतमीज किस्म का आदमी था। उसे अपने यहाँ काम करने वाले कारीगरों की बिल्कुल भी कदर नहीं थी। वो हमेशा उन्हें डांटता रहता था और बहुत ही कम पैसे पर काम करवाता था। लेकिन वो दौर था ही ऐसा कि लोगों को पैसों की जरूरत थी, क्योंकि उस वक्त छाए मंदी के माहौल से हर तरफ बेरोजगारी बढ़ रही थी। इसलिए लोग अपने मालिकों की जली कटी बातें सुनकर भी अपना काम करते हुए अपनी नौकरी बचाए हुए थे। मोहन भी अपमान का घूंट पीकर चुपचाप अपने काम पर लग जाता है। विजय मोहन से पूछना चाह रहा था कि उसे इतनी देर क्यों हुई, लेकिन महेश सामने था, इसलिए वो चुप रहा। बाद में जब अवकाश का समय था, तब विजय मोहन से पूछता है, क्या बात है, तुझे आज इतनी देर क्यों हुई? पता है तुझे बचाने के लिए मुझे उस महेश से झूठ बोलना पड़ा। तुझे पता है ना, वो महेश काफी सनकी किस्म का आदमी है। अगर तुझे नौकरी से निकाल दिया तो तू फिर क्या करेगा बता? मोहन बेफिक्र होकर कहता है, लात मारता हूं मैं ऐसी नौकरी को जहां हम जैसे कुशल कारीगरों की इज्जत नहीं होती। और वैसे भी बहुत जल्द हमें वो गड़ा हुआ गुप्त खजाना मिलने वाला है। उसके बाद तो अपनी जिंदगी बदल जाएगी। सोच, फिर हम क्या क्या कर सकेंगे। मेरी जेब में पैसा होगा तो मैं अपने मालिक का भी मालिक बन जाऊंगा। उसके बाद बताऊंगा इस महेश को। मोहन की बातें सुनकर विजय मुंह बनाते हुए कहता है, देख, ख्याली पुलाव बनाना बंद कर। ऐसे कैसे मिलेगा खजाना? जानता है ना कल रात तेरी बेवकूफी की वजह से क्या हुआ? मोहन उखड़े हुए लहजे में कहता है, मानता हूं मेरी गलती थी, मैंने माफी मांगी थी ना उसके लिए, और तू अभी तक उसी बात को लेकर बैठा है। विजय कहता कुछ नहीं, बस चुप रहकर अपनी नाराजगी जताता है। उस पर मोहन कहता है, चल अब नाराज होना छोड़ और खुशी की बात सुन। मोहन की बस इतना कहने की देर थी कि विजय के चेहरे के हाव भाव बदलने लगे और उसके कान वो खुशी की बात सुनने के लिए उत्सुक हो गए। मोहन आगे बताता है, सुन, मैंने एक ऐसे आदमी का पता लगाया है जिसका जन्म कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था और उसकी राशि भी मेष है। विजय अपने एक्साइटमेंट को रोक नहीं पाता और एक के बाद एक उससे कई सवाल पूछता है। कौन है वो आदमी? तुझे कहाँ मिला? और तुझे उसके बारे में इतना सब कैसे पता चला? विजय उस पर सवालों के गोले दागे जा रहा था, लेकिन मोहन बस उसकी चुटकी लेते हुए मुस्कुरा रहा था। उसे विजय की अधीर हालत देखकर मजे आ रहे थे। विजय कहता है, अब बोल भी, कब बोलेगा? वो खजाना हमेशा के लिए गायब होने के बाद? मोहन उसे संभालते हुए कहता है, बताता हूँ, पहले तू थोड़ी सांस तो ले ले। विजय एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, ले, भर ली सांस, अब बता। तब मोहन उसे बताता है, तो सुन, मैंने अपने दोस्त से अप्रत्यक्ष रूप से पूछा था
तब उसने मुझे बताया कि उसके साथ फैक्ट्री में एक आदमी काम करता है, उसकी राशि मेष है। ये बात विजय को कुछ हजम नहीं होती। वो फिर से मुंह बनाते हुए कहता है, क्या तूने उससे ये बात पूछी और उसने ऐसे ही बता दिया? कुछ पूछा भी नहीं और उसे तुझ पर शक भी नहीं हुआ? विजय के सवालों का जवाब देते हुए मोहन कहता है, उसके लिए बात करने का भी एक तरीका होता है जो तेरे पास नहीं मेरे पास है। ऐसे ही कोई सीधे सीधे नहीं बताता, बात को घुमाकर और टेढ़े तरीके से पूछा जाता है, जिसे कूटनीति कहते हैं। विजय उखड़े हुए लहजे में कहता है, ओहो, अब बता भी, बात को यूं गोल गोल मत घुमा, बड़ा आया कूटनीतिज्ञ। देख हुआ यूं कि मोहन आगे बताते हुए अतीत के पलों में चला जाता है। सुबह का वक्त था। मोहन अपने घर से निकलकर अपने एक दोस्त से मिलने जा रहा था, जो शहर के पास ही की एक पेपर मिल में काम करता था। उसका दोस्त तैयारी करके काम पर जाने के लिए निकल ही रहा था कि तभी मोहन उससे आकर मिलता है। मोहन का दोस्त, जिसका नाम सूरज था, वो मोहन को देखकर हैरानी भरे लहजे में पूछता है, अरे मोहन, आज तुम यहाँ का रास्ता कैसे भटक गए? मोहन कहता है, मैं तुमसे ही मिलने आया था सूरज। इतना कहकर मोहन चुप हो जाता है और अपना चेहरा दुखी कर लेता है। मोहन को ऐसे दुखी देखकर सूरज कहता है, मोहन, क्या हुआ यार? तू कुछ उदास सा लग रहा है, कोई टेंशन है क्या? मोहन एक लंबी आह भरते हुए कहता है, हाँ यार, टेंशन तो है। उस पर सूरज भी चिंतित होकर पूछता है, क्या हुआ मोहन, घर पे सब ठीक तो है ना? मोहन उदास होकर कहता है, कुछ ठीक नहीं है मेरे दोस्त। मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ही खराब है और डॉक्टर ने कहा है कि उनके इलाज में काफी खर्चा होगा। मोहन आगे क्या बोलने वाला है, इसको सूरज ने भांप लिया था, जिसके बाद उसने भी थोड़ा गरीब सा मुंह बनाते हुए कहा, काश मैं तेरी कुछ मदद कर पाता तो मुझे अच्छा लगता, लेकिन मेरे हालात भी इन दिनों कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं, इसीलिए मैं तेरी ज्यादा कुछ मदद नहीं कर पाऊंगा। सूरज को लग रहा था कि मोहन उससे पैसे मांगने आया है, इसीलिए उसने पहले ही अपनी गरीबी का बहाना बनाते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया था। लेकिन इस बात का मोहन को अंदाजा हो गया था। पैसा होती ही ऐसी चीज है, जिसके पास नहीं होता उसको तो उसकी जरूरत होती ही है, लेकिन जिसके पास होता है उसे और ज्यादा चाहिए होता है। और अगर आपसे कोई पैसा उधार मांगता है तो ऐसा लगता है कि जैसे उसने पैसे नहीं मांगे, बल्कि उसने आपकी जान ही मांग ली हो। कुछ ईमानदार लोग तो उधार लिए हुए पैसे वक्त पर लौटा देते हैं, लेकिन कुछ लालची और बेईमान लोग ऐसे भी होते हैं जो पैसे तो उधार ले लेते हैं, लेकिन उसे समय पर नहीं चुकाते, या यूं कहे कि पैसे लौटाने की उनकी नीयत ही नहीं होती। कुछ ऐसे ही चलती है दुनिया इस कलयुग में। जिसको सच में जरूरत होती है उसे कभी भी वक्त पर मदद नहीं मिलती, और जो लोग मदद कर सकते हैं वो कभी मदद नहीं करते। चाहे पुराना वक्त हो या फिर नया दौर, लोग हमेशा से ही लालची और बेईमान थे, और जैसे जैसे कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा, वैसे वैसे लोग और भी लालची, दुष्ट और बेईमान होते जाएंगे। हालांकि हर कोई ऐसा नहीं होता, लेकिन 100 में से 90% लोग हमेशा से ही बेईमान और लालची होते हैं। दुनिया तो बस उन 10% अच्छे लोगों पर ही टिकी है। मोहन अपनी बात रखते हुए कहता है, नहीं यार, मैं तुझसे पैसे मांगने नहीं आया हूँ। वो तो मुझे एक ज्योतिष ने बताया था कि अगर मैं किसी ऐसे व्यक्ति को दान करूं जिसका जन्म कार्तिक पूर्णिमा को मेष राशि में हुआ है, तो मेरे पिताजी की हालत में सुधार होगा। तो है कोई ऐसा आदमी तेरी नजर में? सूरज को जब पता चला कि मोहन उससे पैसे मांगने नहीं आया है, तब जाकर उसकी जान में जान आई। वो झट से कहता है, अच्छा ऐसी बात है ना एक आदमी? सूरज की ये बात सुनकर मोहन को बड़ी खुशी होती है। वो उत्साहित होकर पूछता है, क्या? कौन है वो और कहाँ मिलेगा? सूरज बताता है, उसका नाम खेमराज है। लेकिन इतना बोलकर सूरज रुक गया। वो आगे बोलने में हिचकिचा रहा था। लेकिन क्या? आगे तो बता। मोहन जोर देकर पूछता है। तब सूरज उसे बताता है, लेकिन वो तेरे काम का नहीं, क्योंकि वो थोड़ा सनकी और गुस्सैल किस्म का आदमी है।
वो कब किस बात पे गुस्सा हो जाए कोई कह नहीं सकता। एक नंबर का कमीना, धोखेबाज और शराबी आदमी है। इसलिए तो मैं तुझे बताने में हिचकिचा रहा था। ऐसे आदमी से तो दूर रहने में ही भलाई है। मोहन ध्यान से सुन रहा था। वो पूछता है, अच्छा ऐसी बात है, ये बता क्या उसकी कोई कमजोरी है? सूरज झट से कहता है ना, एक नंबर का लतखोर आदमी है वो। शराब और औरत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। मोहन पूछता है, कहाँ मिलेगा ये खेमराज? सूरज बताता है, शराबी का ठिकाना और कहा, काम के बाद रोज रात शराब के अड्डे पर। मोहन ने सूरज से सारी जरूरी जानकारी ले ली, जिसके बाद मोहन तुरंत ये बात विजय को बताने दुकान चला आता है। मोहन अतीत के पलों में से वापस वर्तमान में आता है। विजय उसकी बातें बड़े ही गौर से सुन रहा था। मोहन का सारा वृत्तांत सुनने के बाद विजय कहता है, अच्छा तो तू उस व्यक्ति विशेष को ढूंढने गया था, इसलिए आज देर से आया। लेकिन ये बता, क्या वो आदमी, क्या नाम है उसका, हाँ खेमराज, क्या वो अपने झांसे में आ जाएगा? क्योंकि जैसे तूने उसके बारे में बताया उससे तो मुश्किल लगता है। क्या कोई प्लान है तेरे दिमाग में? उस पर मोहन कहता है, प्लान तो है और ज्यादा मुश्किल भी नहीं। अब तो हमें बस रात का इंतजार करना है। रात हो चुकी थी। विजय और मोहन कहीं जा रहे थे। मोहन के हाथ में एक मोटा डंडा था। विजय मोहन से पूछता है, अब तो बता क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? कहीं पिछली बार की तरह इस बार भी खेल बिगाड़ मत देना। याद है ना, आज अमावस्या है, यानी आखिरी दिन। आज कैसे भी करके हमें अपने प्लान में कामयाब होना ही होगा। मोहन चिढ़कर मुंह बनाते हुए कहता है, याद है मुझे, और एक बार वैसा हुआ इसलिए जरूरी नहीं कि इस बार भी मैं कोई गलती करूंगा। इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। उस पर बात को संभालते हुए विजय कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन प्लान क्या है ये तो बता। विजय को बेसब्र होते हुए देख मोहन उसे अपना शैतानी प्लान बताता है। देख, मेरे दोस्त सूरज ने बताया था कि वो खेमराज पक्का शराबी है और हर रात शराब के अड्डे पर शराब पीने जाता है, इसलिए आज भी आएगा। और जब वो शराब पी के टल्ली होकर वापस अपने घर लौट रहा होगा तब हम उसका पीछा करेंगे। काफी शराब पीने की वजह से वो अपने होश में नहीं होगा। तब हम उसके सिर पर इस डंडे से वार करेंगे और वो बेहोश हो जाएगा। तब हम उसे उस तांत्रिक रतनलाल के पास लेकर जाएंगे जो उसकी बलि देगा। उस पर विजय कहता है, प्लान सुनने में जितना सिंपल लगता है उसे अमल में लाना उतना ही आसान हो तो अच्छा है। मोहन कहता है, हमारा प्लान जरूर कामयाब होगा, लेकिन वक्त आने पर तू पीछे मत हटना। विजय मोहन को आश्वासन देता है कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, वक्त आने पर वो पीछे नहीं हटेगा। विजय मजबूत इरादे के साथ कहता है, तो चल अब। इतना कहकर दोनों शराब के अड्डे पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों शराब के अड्डे पर पहुंचते हैं। वहां कई सारे लोग थे। विजय कहता है, यहाँ तो कई लोग हैं, इनमें से खेमराज कौन है? तूने देखा है क्या उसे? कैसा दिखता है वो? मोहन की निगाहें खेमराज को उस भीड़ में ढूंढ रही थी। मोहन उसे ढूंढते हुए कहता है, हाँ देखा है मैंने। रंग काला, कद करीब 5 फुट 6 इंच और शरीर से थोड़ा भरा पूरा है। उसे पहचान लूंगा मैं। वो दोनों उसका इंतजार करते हुए वहां बैठ गए। ऐसे ही 1 घंटा बीत जाता है। विजय कुछ चिढ़ते हुए कहता है, यार कब आएगा वो? इंतजार करते करते 1 घंटा बीत गया। मोहन कहता है, पता नहीं यार, उसे अब तक तो आ जाना चाहिए था। मेरे दोस्त सूरज ने बताया था कि वो रोज रात को इसी वक्त तक आ जाता है, पर पता नहीं अब तक क्यों नहीं आया। कुछ देर और इंतजार करके देखते हैं। दोनों फिर से इंतजार करते हुए वहीं बैठ जाते हैं। ऐसे ही इंतजार करते हुए 1 और घंटा बीत जाता है। दोनों उसकी राह देखकर ऊब चुके थे। तभी विजय चिढ़ते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता कि वो आ जाएगा। तेरा ये प्लान भी मुझे चौपट होते हुए नजर आ रहा है। सब गलती तेरी है। मोहन भी अब निराश होने लगा था। मोहन एक ठंडी आह भरते हुए मायूसी से कहता है, माफ कर दे यार,
मेरा ये प्लान भी चौपट हो गया। मैंने तुझे निराश किया। इतना कहकर मोहन चुप हो जाता है। निराशा और दुख उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहे थे। विजय को अपनी गलती का एहसास होता है। उसे एहसास होता है कि उसने मोहन को गुस्से में कुछ ज्यादा ही सुना दिया। विजय मोहन से कहता है, माफ कर दे यार मुझे, मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही भूल गया। तेरी कोई गलती नहीं है, तूने तो हर बार मेरी मदद ही की है। आज आखिरी दिन था, शायद अपने नसीब में वो गड़ा हुआ खजाना है ही नहीं। चल छोड़ देते हैं इस बलि का चक्कर और अपनी उसी 2 कौड़ी की सड़ी हुई जिंदगी में वापस चलते हैं। छोटी आंखों से हमने बहुत बड़े सपने देख लिए थे। मोहन भावुक होकर कहता है, नहीं यार, गलती पूरी तरह से तेरी नहीं, थोड़ी बहुत मेरी भी है। हमने पूरी कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली। शायद किस्मत को हमारी खुशी मंजूर नहीं। कोई बात नहीं, हम दोनों तो अभी भी दोस्त हैं, काट लेंगे जिंदगी एक दूसरे के सहारे। दोनों काफी भावुक हो गए थे और अपने घर की तरफ चल दिए। दोनों निराश और हताश होकर धीरे धीरे अपने कदम घर की तरफ बढ़ा रहे थे। चूंकि वो दोनों काफी मायूस हो चुके थे, इसीलिए उन दोनों ने भी उम्मीद छोड़ दी थी।